हम विद्या भूषण रावत से मुखातिब हैं, जो कि बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और संस्कृति कर्मी हैं। अब मैं उनसे जानना ये चाहूँगा कि उनका जो वैचारिक जो शुरुआत उनकी हुई वह लगभग वामपंथी आंदोलन के करीब, वामपंथी विचारधारा के करीब हुई, लेकिन वे बाद में बहुजन विचारधारा की तरफ गए। यह जो शिफ्टिंग है, क्या वो मतभेद के कारण है या उसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? मैं एक थोड़ा सी करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं वामपंथी विचारधारा एज सच के साथ में मेरी शुरुआत नहीं हुई। मेरे जो ज़्यादातर साथी जो जिन लोगों के संपर्क में मैं आया था वो असल में रैशनलिस्ट लोग थे, तर्कवादी लोग थे, और जैसे डॉक्टर R.M. पाल थे स्टार्टिंग में, या अम्बेडकरवादी थे जैसे भगवान दास जी हैं, NGO के साहब हैं। ये लोग जो थे अम्बेडकर शुद्ध रूप से जो थे अम्बेडकरवादी थे। तो मेरी जो पहली जो वैचारिकी है वो दलित आंदोलन से ही है एक्चुअल में। लेकिन उसमें भी जो वामपंथी किस्म के लोग थे उनसे भी मेरी काफ़ी, जैसे प्रेमपति जी आए, आनंद स्वरूप वर्मा साहब आए। तो क्योंकि दलित आंदोलन के साथ में काम करना पहले से ही शुरू कर चुका था। डॉक्टर अम्बेडकर को मैं जब डॉक्टर मुल्कराज आनंद के यहाँ पे था तब से मैंने पढ़ना शुरू किया था। और मैं ये मानता हूँ, आज के दिन भी कहता हूँ और कह रहा हूँ लगातार, कि डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के बाद मेरा पूरा जो दृष्टिकोण है वो बदल गया। पूरा जो मेरे को भारत के अंदर जो कास्ट के जो सिस्टम था, जो पूरी व्यवस्था थी, उसके संबंध में मेरी जो समझ थी वो बहुत क्लियर हुई उनको देख करके। और उसके बाद जो मैंने खुद भी झेला इधर उधर, मतलब हर तरफ पे, हर लेवल पे अलग अलग किस्म के डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, अलग अलग किस्म के भेदभाव होते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं अपने को रिलेट कर रहा था चीज़ों में जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहा था या फिर पेरियार को पढ़ रहा था। उस दौर में डॉक्टर मुल्कराज आनंद के साथ एक सुविधा थी कि उनके यहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी थी, उनके पास में इंटरनेशनल लिटरेचर था, इंडियन लिटरेचर था। तो मुझे थोड़ा सी जो है वो एक मेरा जो शौक़ था पढ़ने का, और बहुत से अखबार आते थे, तो वो मेरा शौक़ वहाँ मतलब कंटिन्यू रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी में मैं अखबार पढ़ना शुरू किया क्योंकि हिंदी माध्यम के स्कूलों से था। लेकिन मैं जब देहरादून में पढ़ रहा था तो तब से मैंने इंग्लिश अखबार पढ़ने शुरू कर दिए थे, और मैं सब्सक्राइब भी करना शुरू किया था। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ता था शुरू से ही बहुत। उस दौर में जब ये जो पूरा VP सिंह का दौर था, वो दौर हमारे लिए स्टार्टिंग का दौर था, जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़े थे, राजीव गांधी आए थे। तो उस दौर के बाद के सारे घटनाक्रम को, यानी कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के इनफैक्ट मैं बिल्कुल, मेरे आंखों के सामने वो मंजर घूम जाते, क्योंकि तब तक हम थोड़ा सी पॉलिटिकली इतनी समझ रखने लगे थे कि क्या सही गलत उस पर बोलना। तो फिर दिल्ली में जब आए तो ये सब प्रकार के लोग थे, और उनके जो प्रेमपति जी, और जो उस दौर में बहुत बहसें होती थी क्योंकि मंडल का दौर भी था। और जब मैं YMCA का अपना जो एक प्रोजेक्ट कर रहा था, जो करना होता है, उसमें एक बात जो मैंने टॉपिक चुना वो मंडल का चुना कि मंडल के ऊपर मीडिया की क्या रिस्पांस रही। तो जो हमारे जो हेड थे वहाँ पर प्रदीप, मेरे ख्याल से प्रदीप श्रीवास्तव शायद थे। तो मुझे ये लगता था तब तक, क्योंकि मैं इतना अम्बेडकरी साहित्य पढ़ा था और आंदोलन में था, कि मैं भी हर एक को शक की दृष्टि से देखता था काफ़ी हद तक। यार ये अपर कास्ट है तो ये कुछ गलत कर देगा अगर मैंने। लेकिन मैंने लिया और मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चनेयर बनाया, और बहुत सारे संपादकों और जो उस दौर के कॉलमिस्ट थे, ऐसे लेखकों, उनसे मिलना मैंने शुरू किया। तो मतलब ऐसे बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग थे जिन्होंने मेरे सवालों से जो है कतराए। मैंने कहा कि भाई अखबारों में जो जातिवाद है इसको एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं था। और वो लोग जो खास करके अपने आप को जो है मतलब दलितों का और प्रोग्रेसिव बोल रहे थे, उन लोगों में भी स्वीकार्यता नहीं थी इस चीज़ की कि भाई भेदभाव होता है और मीडिया में जातिवाद है, इस चीज़ को लेकर के। तो एक महाशय ने तो मेरे को यहाँ तक बोल दिया कि साहब आपने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। तो उससे मुझे पता चला कि देखिए हमारे यहाँ जो प्रगतिशीलता का जो लबादा ओढ़ने वाले लोग हैं वो कितने प्रगतिशील हैं, वाकई में क्या प्रगतिशील हैं, या वो खाली मतलब एक मंच पे कुछ और है, घर पे कुछ और है, वो मेरे को दिखाई दिया। और वो धीरे धीरे करके जब मैं सबके क्लोज आता गया, क्योंकि मैंने
देखा कि भाई एक सामूहिक लड़ाई है, तो उसमें जो भी व्यक्ति इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे 1992 के बाद जो बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस हुआ, उसके बाद में बहुत सारे संगठन थे, जैसे सहमत था तो वो वामपंथियों का संगठन था, लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो हम उनके कार्यक्रमों में गए। मैं अयोध्या भी गया उसके बाद, और जब मैं अयोध्या में पहला कार्यक्रम, जब अर्जुन सिंह उस समय मिनिस्टर थे, वो भी वहाँ आए बाबरी ध्वंस के मेरे ख्याल से पहली बरसी पे शायद कार्यक्रम था, ये 15 अगस्त के दिन था, कुछ इस टाइप का था, 14 या 15 अगस्त को कुछ ऐसा। तो उसके बाद जब मैं दिल्ली आया वापस, क्योंकि उस कार्यक्रम में क्या हुआ था कि वही वामपंथी धर्मनिरपेक्ष लोग थे जो सर्वधर्म के पुजारी थे, और हम रात भर जो है वो गंगा राम घाट पे बैठे, बड़ा मंच था। और जब सुबह 3-4 बजे का टाइम था तो स्वप्न सुंदरी जो थी वो उन्होंने डांस शुरू किया, और पीछे से जो है वो मंदिर वालों ने जो है जानबूझ के वो भजन चलाने शुरू कर दिए लंबे लंबे। तो श्री रामचंद्र कृपालु भजन का भवन का वो गायन शुरू हुआ, और बहुत तेज़ गति से जो है स्वप्न सुंदरी जो है इतना भाव विभोर हो गई कि उन्होंने भी सबको जय श्री राम के नारे लगवा दिए। तो मैंने कहा, मैंने एक आर्टिकल उसके बाद लिखा, निखिल चक्रवर्ती जी को भेजा मेन स्ट्रीम में, और संपादक थे, तो निखिल दा ने वो आर्टिकल छापा मेरा। मैंने कहा कि भाई हमको ना तो गांधी का राम चाहिए ना आरएसएस का राम चाहिए, और ये जो पूरा जो कवायद वहाँ पर की गई है, ये सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि हम तुमसे ज़्यादा शुद्ध हैं। तो मैंने कहा शुद्धतावाद में नहीं आना चाहिए, और ये जो पूरा ढकोसलेबाजी है जो वहाँ पर हमने अयोध्या में देखी, उससे कोई आप जो है आरएसएस जैसी या संघ परिवार या जो इनका इस प्रकार का एलिमेंट है, उससे आप लड़ नहीं सकते हैं। वैचारिकी के तौर पे लड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप राम की बात करें तो कबीर और रविदास के राम को लीजिए ना, फिर आप तुलसीदास वाले राम को क्यों पकड़ रहे हैं? तो ये पूरा मतलब वहाँ से मेरा जो है ये मंडल के बाद से, मंडल में जब पूरी मंडल के दौरान मैंने जो पूरा जो चीज़ों को देखा, जेएनयू के अंदर तक देखा, क्योंकि मैं जाता था, मेरे दोस्त थे तो जेएनयू जाने का मौका मिलता था, इधर जाते जो लिखते थे, तो मुझे लगा कि वामपंथियों की जो पूरी भाषा शैली थी उस दौरान एक कंटेम्प्ट की थी, एक बहुत वो ऐसा देखते थे जैसे कि मतलब ये जो रिजर्वेशन और ये सब चीज कोटा जो होता है पूरा, मतलब ये मतलब सेकंड क्लास और वो सब उस प्रकार के। मंडल ने उनका लबादा उतार हाँ, दिया। और प्रेमपति जी थे, वो तो पुराने वामपंथी ही थे, तो उनके साथ जब चर्चाएं होती थी तो आधे वामपंथी भी आते थे, और जो काफ़ी मित्र में कॉमन वामपंथी थे, तो कॉमन वामपंथी लोग प्रेमपति जी को इसलिए पसंद करते कि उनके बगैर उनका काम चल नहीं सकता था, लेकिन मजबूरी है ना। तो लेकिन इन चीज़ों पे वो उनसे थोड़ा सी दूर रहना शुरू किया कि भाई ये तो अब कास्ट की बात कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद से ही उन्होंने जो है प्रेमपति जी का जो पूरा पोस्ट जो मतलब समझते हैं मार्क्सिस्ट उनका पूरा वो था, वो हमारे साथ था। और वो पूरा मंडल की उस दौरान में हम लोग बहुत घूमे, बहुत इधर उधर गए। जो मैंने कहा कि मेरे कार्यक्रम में ये पूरे बहुजन आंदोलन के बहुत से पक्ष थे, तो उन्होंने बहुजन वाम पक्ष बनाने की कोशिश की थी और लगातार उसमें हम भाग लेते रहे। लेकिन मैं उनको बार बार कहता रहा कि जिन वामपंथियों के सहारे आप कई बार चलना चाहते हैं वो पूरी तरह से इसके प्रति निष्ठावान नहीं है, क्योंकि उनकी एक ही समस्या थी कि वो बोलेंगे कि ये भी जातिवादी है, वो भी जातिवादी, ये भी खराब, वो भी खराब, तो आप काम कैसे करेंगे? आपका जो झुकाव है अंबेडकरवाद की तरफ किस प्रकार से हुआ? सामाजिक संरचनाओं और हालात किससे प्रभावित होकर आपने अंबेडकर की वैचारिकी को चुना, या अंबेडकर की वैचारिकी पढ़ने के बाद आपने समाज को उस नज़रिए से देखना शुरू किया? नहीं, मैं देखिए अब कई चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी मुश्किल होता है उसको एक्सप्लेन करना, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी कि जब मैं डॉक्टर मुल्क राज आनंद के यहाँ रह रहा था तो उस दौर में भी मैं डिप्रेशन में थोड़ा सी आ गया था। वर्तमान जो उनके जो पारिवारिक सदस्य थे उनके चलते, तो जब मैं पढ़ रहा था अंबेडकर का साहित्य, तो ये जो उन्होंने संरचना बताई कि कैसे व्यवहार करते हैं लोग, और जो पूरा वो मुझे लगा कि वो मेरे साथ हो रहा है। तो उनके घर में एक उनके तथाकथित पुत्रवधू थी, उसका व्यवहार तो बहुत ही ज़्यादा घृणित था मेरे प्रति, और उसने झाड़ू पोंछा से लेके सारी चीज़ मेरे को करने के लिए कहे, और बड़े बड़े ऐसे इतने बड़े बड़े हॉल एक होता था, और भी जो उसका जो एटीट्यूड था पूरा इस प्रकार का नकारात्मकता का। तो मैंने क्या किया कि इस सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है एक हमारा दोस्त आता था, तो सामने ग्रीन पार्क चर्च होता था, तो ग्रीन पार्क चर्च में जाना शुरू किया कि भाई आपका संडे आपका गुजर जाएगा, आप लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे। तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ता था,
तो उनका उसमें ये बात आई कि भाई अगर आपको ये जो असमानता है, असमानता को ख़त्म करनी चाहिए तो वो आप धर्म परिवर्तन कर दीजिए। तो उस समय तक मैंने बुद्धा ने धम्मा तो नहीं पढ़ा था, लेकिन ये था कि धर्म परिवर्तन का जो पूरा आइडिया था कि आपको बदल दो, उस जगह क्यों रहो आप जहाँ आपका सम्मान नहीं है। बेसिकली मैंने बोलता कि मेरे को कोई जाति देख के उन्होंने किया होगा या किसी देख के किया, लेकिन बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन मैंने फील किया। तो जब फील किया तो मेरे को भी लगा कि ये सेंटेंस मेरे लिए भी है कि भाई आप ऐसे लोगों के साथ रहो क्यों जो लोग आपको चाहते नहीं। अगर आप कहीं पर अनवांटेड हैं तो ये जो हमारे समाज के अंदर एक सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये है कि एक किसी व्यक्ति को, कोई भी ऐसा व्यक्ति जैसे हमारे जैसा व्यक्ति जो मतलब जिसकी एक हेरिटेज के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो अपने को महसूस करता है कि उसको कोई चाहता नहीं है। और जब मैं चर्च में गया तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे को चाहने वाले बहुत हैं। लोग बात करते थे, कोई आएगा बोलेगा कि भाई क्या हाल है, ये भी लोग बोल सकते हैं कि भाई नया मुर्गा है उसको पकड़ने के लिए लोग कहेंगे, ये भी बात है, लेकिन किसी ने हमको बोला नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैं जाता था, बातचीत होती थी, थोड़ा सी एक कम्युनिटी का फीलिंग मुझे होने लगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जब मैं अपने घर छोड़ा था तो मेरी पहचान ही ख़त्म हो गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा एक पहचान होती है कि पहाड़ी आदमी है। पहाड़ी आदमी को उतना ही कॉन्टेम्प्ट से उस दौरान देखा जाता था जैसे कि आज बिहारी बोल देता कोई है, कि मतलब ये कोई बहुत पोजीशन के लिए तो नहीं होगा, काम कराने के लिए आपको रखेगा। तो फिर मैंने जो है पूरा मतलब जो दिमाग में पूरी ये चीज़ें आती रही, तो चर्च में मैं बहुत जाने लगा और मुझे सुकून मिलने लगा। कुछ लोगों ने मेरे को बुलाया, कुछ लोगों ने मेरे को अपने घर पे बुलाया, उन्होंने मेरे को पूछना शुरू किया क्या चीज़ है, को चीज़ है, तो वो सब मैंने मतलब बेसिकली शेयर किए कई चीज़ें। तो एक क्षण ये आया कि हमको लगा कि अब आपको कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि भाई हम अपने को बदलें, और जो नहीं, जहाँ नहीं हमारी इज्जत है वहाँ क्यों रहें। तो हमने क्लास लगानी शुरू की, थोड़ा पढ़ना शुरू किया। तो जब पढ़ना शुरू किया तो तब ये साथ साथ चल रहा था, यहाँ अम्बेडकर का साहित्य भी चल रहा था, दलित वाइज भी पढ़ रहे थे, ये सब चीज़ चल रहा था और वहीं रह रहा था। और चर्च में ये क्लास भी लगा रहे थे, एक सिंगापुर के पास्टर थी, तो वो बताती थी, तो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट वो सब बताना, ऐसा वैसा। तो मेरा जो आदत था, क्योंकि हम लोग इतने धार्मिक नहीं थे, मेरे को हनुमान चालीसा ये सब याद है, पर इतना मुझे याद था क्योंकि पढ़ता था, मेरी माँ बताती थी, सब याद था। तो पूजा तो करते थे थोड़ा बहुत, संस्कृत हमारा सब्जेक्ट था, तो उसमें मेरे को अभी भी श्लोक याद है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो है जब ये पता चलने लगा कि ये पूरा साहित्य ब्राह्मणों ने लिखा और ये सब ने दूसरों को कुछ करने के लिए, तो तब ध्यान आने लगा कि हाँ अब सवाल करने चाहिए हैं। उस समय तो किसी ने हमको ऐसी चीज़ बताया नहीं। तो हुआ क्या कि जब मैं ये क्रिश्चियनिटी की क्लासेस लगाने लगा तो यहाँ पर जो है दलित क्वेश्चन मैंने उठा दिए कई बार। अच्छा। उन्होंने कहा कि जैसे एक सवाल आता था कि सिंबल पे बहुत चीज़ चली, दुनिया सिंबल पे चली, हम आज बोल रहे हैं कि आरएसएस सिंबल का इस्तेमाल करें, लेकिन हर धर्म में सिंबल का इस्तेमाल है। जैसे एक बात हमेशा आती थी कि भाई वहाँ पर ब्लैक इज़ ईविल, तो ब्लैक का प्रतीक ईविल का मतलब वो पाप का या झूठ का प्रतीक कैसे हो गया, और सफ़ेद जो है वो सत्यता का प्रतीक कैसे हो गया। सफ़ेद कबूतर आप छोड़ते हैं, शांति का प्रतीक। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अशांति तुमने पैदा की, कॉलोनियल पावर तुम रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मार खाई, शोषण किया ब्लैक का जो है। तो ये ईविल और उसको लेकर के मेरे प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पाए ढंग से, और वहीं से मेरा मोह भंग शुरू हो गया। मतलब बिल्कुल इस तरफ था, और मेरे को लगा कि यार यहाँ भी अगर मेरे को वही ब्राह्मण के पंडे की पूजा करनी है और जी का गुण गाना है और वही अंधविश्वास के रहना, तो मैं कैसे बोल दूँ कि ब्राह्मणवाद खराब है और ये पादरीवाद सही है। भाई ये तो पूरी एक ही चीज़ हो गई ना। तो क्रिश्चियनिटी का जो मुझे अच्छा एस्पेक्ट लगा वो सोशल एस्पेक्ट लगा, कि सामाजिकी के तौर पे वो आपको जो है महसूस कराते हैं कि भाई आप अलग नहीं हैं, आप वांटेड हैं। मतलब क्रिश्चियंस का लाइफ का एक मंत्र जो है वो सामाजिक मंत्र मुझे पसंद आया। लेकिन जो उसकी जो दूसरा पक्ष था, जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट, जो मेरी जो शांति के लिए होना चाहिए था, वो मुझे ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। और इसीलिए जो है वहाँ से भी मेरा जो है बिल्कुल वो शुरू हुआ। फिर मैं बहुत सारे मुस्लिम लोगों के भी संपर्क में आया, औरों को भी आया। अंत में जो ताकत मिली मेरे को वो यही मिली कि जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो बुद्धा ने धम्मा है
उससे मुझे ये मेरे को महसूस हुआ कि जो अगर आप रियल में आप वाकई में आपको मानते हैं कि आप अम्बेडकरवादी हैं और तर्क का रास्ता है, तो बुद्ध का रास्ता ही सर्वोच्च रास्ता है। तो इस तरीके से आप माने आए बौद्धिज्म की तरफ। जी जी। और फिर तमाम सारे लोगों से आप जुड़े, उनकी बातचीत आपने उनसे की। सबसे ज़्यादा बौद्धिज्म में किस चीज़ ने आपको प्रभावित किया? देखिए, मैं ये भी आपको बता दूं कि कई बार लोग मेरे को बहुत सवाल पूछे, कई लोगों ने इस तरह से करने की कोशिश की, बुद्धिज्म में भी ये होता है, उसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। तो जो लोग होते हैं कि जो ये मतलब सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मणवाद खराब है, तो बोलेगा वहाँ भी है, यहाँ भी ये चीज़ है, वहाँ भी ये चीज़ है। तो हिंदी के कई नामी गिरामी साहित्यकार एक जगह इकट्ठा हुए थे, मैं भी था वहाँ पर। तो उन लोगों ने मुझे बहुत इधर उधर मतलब कोशिश किया कि इनको एक कोशिश करें बताने की कि ये तो यहाँ भी तो मुल्लावाद है, यहाँ भी तो पाखंड है। तो मैंने उनको एक बात बोली कि भाई मेरा जो बुद्धिज्म है वो डॉक्टर अंबेडकर से उनके जो डिफाइंड चीज़ें हैं उस अनुसार है, और उनके जो बेसिक ब्रॉडर फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मैं एक एक कदम करके, लेकिन बुद्ध की जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि फिलॉसफी शुड रिवॉल्व अराउंड ह्यूमन बीइंग, कि जो दर्शन है किसी भी चीज़ का वो किसी तीसरी शक्ति के आगे नहीं घूमना चाहिए। जो दर्शन है धर्म का या धम्म का वो मानवता के और मानव के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ह्यूमन बीइंग आर इम्पॉर्टेंट, इंसान महत्वपूर्ण है, भगवान महत्वपूर्ण नहीं है। जो आज जो बुद्धिज्म क्यों इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आज परिभाषा जो आदि शंकरा जिसकी बात कर रहे हैं वो कह रहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। और यही कॉन्ट्रडिक्शन था, यही मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा। और बुद्धिज्म की तरफ मेरा रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जरिए आता है, तो वो मेरे गुरु हैं इस मामले में। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जैसे बुद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने सत्ता का विरोध नहीं किया, बल्कि सत्ता के साथ जो है चलकर उन्होंने जन कल्याण की बहुत सारी चीज़ों को कहा। उनकी जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण देन है प्रतीत समुत्पाद, जिसको हम देखते हैं कि भारत में जिस समय वो सक्रिय थे उसी समय सुकरात भी सक्रिय थे यूनान में, और दोनों ही जगहों पर वस्तुवाद का उदय हो रहा था। जैसे विज्ञान के जो सिद्धांत बाद में हम बहुत अच्छी तरह हमारे वैचारिकी का विकास करते हैं कि ये जो ईश्वर के द्वारा कुछ भी बनाया हुआ नहीं गया है, हर चीज़ एक उसके पीछे आधार, भौतिक आधार है, और उस भौतिक आधार को जानना। इसी तरीके से दुख के बारे में बुद्ध का जो कहना है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपना संघर्ष शुरू किया, उन्होंने उनके संघर्ष तो विकट संघर्ष की श्रेणियों में हैं, और वे भी सत्ता के नज़दीक रहकर वो चाहते थे कि इस देश में जो खून बहाने का जो पूरा माहौल बन जाएगा अधिकार लेने के लिए, उसके बजाय सत्ता और संविधान के जरिए इमेंसिपेशन हो। तो क्या इन दोनों ही वजहों से आपने इसको चुना और दूसरे रास्ते पर नहीं गए? मैं क्योंकि उस समय तक ये पूरा मैंने जो जितना भी लिबरल थिंकर्स को पढ़ा था बहुत ज़्यादा, और जैसे मेरे को शैली बहुत पसंद थे, ऐसे आइंस्टीन को पढ़ा जो उनके सोशल एस्पेक्ट हैं, और बर्टन रसेल है जो बोलते थे कि वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। तो मैंने जब बहुत अलग अलग उसे पढ़ा, इधर से मेरे जो स्रोत थे कबीर को मैं बहुत पसंद करता था, और इसमें राहुल सांकृत्यायन जो थे, भगत सिंह, तो जितने भी, फिर पेरियार सबसे महत्वपूर्ण हो गया। तो पेरियार अम्बेडकर को मैंने बहुत गहन तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। फिर उसके बाद फूले को भी पूरा, और मुझे लगा कि जो है हमारे जो देश के अंदर जो समस्याओं का समाधान है वो इन लोगों के सामूहिक जो विचार हैं और जो इन्होंने आइडियाज़ दिए हैं उसके जरिए है। और मैंने फिर अपना दिमाग ज़्यादा जगह पे खपाया नहीं। मैंने कहा कि भारत को अगर देखना है तो ठीक है, एक बेसिक चीज़ वही है, फ्रेमवर्क सबका लॉजिकल है। अगर आप भगत सिंह को, पेरियार को, अंबेडकर को, फूले को, इवन अगर हम बोले जवाहरलाल नेहरू को, एक बेसिक सुभाष चंद्र बोस को, अगर सबको हम देखते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ तो कुछ चीज़ें कॉमन है। लोहिया को ले लीजिए, हैं, जयप्रकाश हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, तो एक सबके बेसिक फ्रेमवर्क में लॉजिक एक चीज़ है कि तर्क, और दूसरा है स्टेट की भूमिका, सोशलिज्म। ये कॉमन फीचर हैं सब में। किसी में भी जो है सांप्रदायिकता के फीचर नहीं है।
किसी में भी घृणा वाला फीचर नहीं है। आप अगर देखें तो मैं बोलता हूँ कि इतनी बड़ी हेरिटेज, और उसके अलावा इनसे पहले की जो पूरी हमारी जो हेरिटेज है, बल्कि मैं इस पे बहुत पहले एक ऐसे लिख चुका हूँ कि भारत की जो मानववादी हेरिटेज है, जिसमें कबीर, चोखा मेला, तुकाराम, नामदेव, नानक हैं, दादू, फरीद, कितने लोग हैं ये सारी, और हम बोलते हैं कि हास्य के लोग हैं। आपने तुलसीदास को इतना बड़ा किया है, और उसी को कोट करते रहे हमारे जो इवन मार्क्सिस्ट लोग। भूल गए रविदास को कोट करना, भूल गए कबीर को लेना, थोड़ा बहुत लिया लेकिन रविदास को तो बिल्कुल ही नहीं लिया। तो जब इतनी बड़ी हमारी हेरिटेज है, उसको हम ढंग से संभालें, उसको ढंग से हम करें, तो हमको लगता है कि इसको साथ लेके चल के अगर हम करें तो इनका एक ही रास्ता था, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमनिज्म, मानववाद। क्योंकि मैंने देखा कि नॉर्मली क्या हो रहा है कि इज़म जो दुनिया के अंदर आए जी, जब उनको आप ढंग से देखें तो वो इज़म की भी एक मतलब किसी पर्टिकुलर विचार के अलावा दूसरे को स्वीकार न करना, और कंप्लीटली एक डोमिनेंस, एक विचार का डोमिनेंस होना भी खतरनाक है। वो खतरनाक इसलिए है कि जितने भी आप अगर भारत के अंदर इज़म देखेंगे, इज़म पे आप अगर एनालिसिस करेंगे तो वो पर्टिकुलर जातियों के इज़म हो गए हैं, और वो केवल एक ऐसे बना करके उसके इर्द गिर्द वो हमने जो हमारे महान शख्सियतें थी उनको भी उनकी जातियों के हिसाब से हम पसंद कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि गांधी जी का एक आर्टिकल अगर मैं गांधी जी का नाम हटा करके किसी दूसरी जात वाले के नाम के से जोड़ दूंगा, लोग ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि इन्होंने लिखा है, लोग उसको बोलेंगे बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। बाबा साहब का आर्टिकल मैं दूसरे तरीके से अगर लिख दूं, उनका नाम हटा करके बीच से कुछ करके, तो लोग उसके कमेंट देखिए आप फिर उसी तरीके से। तो हमारे यहाँ लोग अभी भी जो है अपने महापुरुषों को या जो उनकी शख्सियतें हैं उनके जो है विचारों से कम और उनकी जातियों से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे 3 महान विचारक जो 20वीं शताब्दी में और 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुए हमारे बहुजन समाज के, फुले, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार जी, इन तीनों में जो वैचारिकी का निर्माण होता है और जहाँ से वो विचारों को ग्रहण करते हैं, फुले ने टॉमस पेन की किताब से प्रेरणा ग्रहण की, और उसके बाद वो गुलामगिरी जब लिखते हैं तो वो जॉर्ज वाशिंगटन और लिंकन जैसे तमाम सारे नायकों के जो है बीच जाते हैं और उनके उसमें लेते हैं। और गुलामगिरी में तो उन्होंने एक तरह से हिंदू जो मिथ्यावाद है उसका इतना बड़ा क्रिटिक पेश किया है जो पूरी दुनिया में दुर्लभ एक है। लेकिन उनके यहाँ भी कबीर और रैदास का जिक्र नहीं आता है, डॉक्टर अंबेडकर के यहाँ भी नहीं आता और फुले पेरियार के यहाँ भी नहीं आता। तो क्या यह दोष केवल वामपंथियों को देना ठीक होगा, या यह दोष जो है हम अपने तीनों महान विचारकों को भी दे सकते हैं? नहीं, कबीर को डॉक्टर अंबेडकर के जहाँ तक सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा फैमिली कबीरपंथी था, तो और वो कबीर को बहुत पसंद करते थे। डॉक्टर अंबेडकर का एक एस्पेक्ट जो है म्यूज़िक और उसके बारे में बहुत कम है, उनको वायलिन का बड़ा शौक़ था, और वो कबीर के जो बहुत भजन वगैरह थे ये भी बहुत उनको कई चीज़ें दोहे वगैरह उनको पसंद थे, क्योंकि ये पूरा उनका फैमिली उस ट्रेडिशन से आया था। और कबीर को वो अपना गुरु मानते एक प्रकार से, जब बुद्ध हैं से कबीर को भी वो बहुत मानते हैं। तो लेकिन जैसे देखिए पेरियार का जो पूरा वो था, पेरियार क्योंकि तमिलनाडु से थे, वो तो बनारस में आके रहे, और बनारस में रह के तो उनको पूरा पता चल गया कि क्या होती है जाति, तो बनारस ने तो उनकी आंखें खोली। तो मुझे लगता है कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर जब लिख रहे थे तो उनका पूरा फोकस जो था वो इश्यूज़ पे था, उन्होंने बहुत ज़्यादा फिलॉसफी पे बात नहीं की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सवालों पे बात की कि जो उनके समाज से संबंध में थे, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कास्ट सिस्टम से लेकर के और पूरा उनके फेज़ से, हर एक फेज़ को आप देखें तो अलग अलग फेज़ में एक आए। एक फेज़ था जब वो जो थे आंदोलन कर रहे थे, 1930 तक का था, जब वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिख रहे थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये था कि वे बदलेंगे लोग। जब वो उनके समझ में आ गया कि मंदिर प्रवेश के आंदोलन सब बकवास, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था के पुरोहितवाद के जो समर्थक लोग हैं वो बदलेंगे नहीं, और एक दिन मंदिर में कोई आ भी गया दूसरे दिन आपकी पिटाई करेगा। और दूसरी बात यह है कि मंदिर में आने से छुआछूत तो कोई ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये सवाल तो उनके बिल्कुल वो जानते थे। उसके बाद उनके समझ में आया कि इसके लिए जो है ज़रूरी है कि हम जो उस वक़्त की प्रोसेस थी, ब्रिटिश यानी कि वो जाने वाले थे, ये सब जानते थे
कि जो डीकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस थी वो स्टार्ट होने वाली थी। वो ब्रिटेन के हाथ में जो थे 67-68 कॉलोनीज थी, इंडिया उनका सबसे बड़ा वो था, तो वो अपने जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जाने की तैयारी करने से पहले वो एक पूरी प्रोसेस के तहत छोड़ना चाहते, वो प्रोसेस बने हमारे बनाए हुए रेगुलेशंस रूल्स के तहत, ताकि हमारे हाथ में चाबी हो। तो वो रूल्स रेगुलेशन की जो प्रोसेस थी वो उसी में गांधी जी भी थे, उसी में सुभाष भी थे, नेहरू भी थे, और उसी में पटेल भी थे और जिन्ना भी थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि भाई दलितों का पक्ष भी उसमें आना चाहिए और हमको भी जो है नीति निर्माण की जो है प्रोसेस में शामिल होना चाहिए, और दैट्स वाई वो पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पूरी प्रोसेस में हुआ। तो सेकंड जो फेज़ है उनका, अगर आप देखेंगे 32, 31 के बाद से लेकर के और 40s तक में, या 45, 47 तक, तो वो निर्माण की प्रक्रिया है और वो एसोसिएशन की प्रक्रिया है। भाई चलो मिलके कितना हम अपने समाज को दे सकते हैं थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और फिर जो तीसरा आया, जब उन्होंने जो है देखा कि भाई इसके जरिए अब बहुत कुछ नहीं होने वाला है, कि केवल संविधान ही सब कुछ नहीं है और एक कल्चरल जो चेंज है वो इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड फेज जो था, जब उन्होंने डिसाइड किया कि बुद्धिज़्म और बुद्ध का मार्ग, प्रबुद्ध भारत की जो बात वो कर रहे थे वो ज़रूरी है। तो इसलिए जो है ये थी फेज में था। तो मैं समझता हूँ कि कबीर का अगर फुले ने कोई जिक्र नहीं किया या पेरियार ने जिक्र नहीं किया, तो उसमें कोई ऐसा कोई बहुत वो उसको हमको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो लोग इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे जैसे, और अपने मसलों पे ज़्यादा उलझे हुए थे, लेकिन मुद्दा सबका एक ही था। अगर हो सकता है आज के दौर में होते या उनको मौका मिल चुका होता कबीर को पढ़ने का, तो वो ज़्यादा और बात करते। एक चीज़, फुले की जब बात होती है तो फुले की एक बहुत जो बहुत वोकल जो किताब है गुलामगिरी जी, उसका बहुत जिक्र होता है, और दलित आंदोलन को खड़ा करने के पीछे उसकी वैचारिकी के निर्माण में गुलामगिरी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दलितों ने गुलामगिरी को लिया और उन्होंने पढ़ा, कितना समझा, क्या किया, ये दूसरी चीज़ है, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरुद्ध जो उन्होंने तार्किकता जो अपनी विकसित की, उसमें गुलामगिरी का बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई पड़ता है। उसके बरक्स भारत के जो पिछड़ी जातियां हैं, भारत की जो पिछड़ी जातियां हैं, वो गुलामगिरी उनके लिए दूर की पोथी रह गई। गुलामगिरी को उन्होंने पढ़ा नहीं। अगर किताब की शक्ल में उन्होंने उसको खरीद भी लिया होगा, तो मैंने लगभग दर्जन भर से ज़्यादा पिछड़ों से पूछा कि आपने गुलामगिरी को पढ़ा है, तो उन्होंने कहा नहीं। और ये बहुत रिनोन्ड लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। एक तो ये चीज़ कि ब्रह्मा के बारे में जो फुले कहते हैं कि जब इसकी बीवी थी और वो बच्चे पैदा कर रही थी, तो इसको क्या ज़रूरत थी 4 तरह से बच्चे पैदा करने का। या फिर बामन ने जब एक पाँव से धरती और एक पाँव से आकाश नाप लिया, तो उसका सिर कहाँ था। और जब वो बोला होगा नीचे जो है ये क्या बोलते हैं, बलि रहे होंगे, तो बोला होगा तो किस भाषा में बोला होगा कि भारत के लोगों ने सुन लिया, संस्कृत में सुन लिया, लेकिन अंग्रेजी वाले नहीं सुन पाए। इस तरीके से बहुत बड़ी जो एकदम ध्वस्त करने वाली बम्बार्डिंग जो है उन्होंने की उसमें। लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं वो इस तरह से धार्मिकता से कभी मुक्त नहीं हुई, हिंदू पाखंडवाद से मुक्त नहीं हुई। लेकिन फुले को मैं देखता हूँ संपूर्ण रूप से जो उनका पूरी वैचारिक परियोजना है वो बहुत व्यापक है। उनकी एक और किताब है किसान का कोड़ा, जिसमें उन्होंने तत्कालीन कुनबी किसानों के बारे में, शूद्र अतिशूद्र किसानों के बारे में उन्होंने लिखा है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा का, इवन अंग्रेजी और फ्रांसीसी साहित्य में भी उतनी गहराई से किसान जीवन को चित्रित करने वाली कोई का जो उपन्यास है उस तरीके से उतनी बारीकी से नहीं चित्रित करता। किसान का कोड़ा यहाँ के जो पिछड़े हैं उनकी दुर्दशा को, और असल में किसान का कोड़ा में भी ब्राह्मणवाद को कई रूपों में वो रेखांकित करते हैं। मसलन बच्चा जब पेट में आता है, गर्भ में आता है माँ के, तभी से ब्राह्मण जो है अपने खाने पीने का इंतजाम करना शुरू करता है और उसको गुलामी के घेरे में लेता है। उसके साथ उन्होंने कुलकर्णियों का, जो कि उस समय सरकारी कारकुन थे अंग्रेजों के, और वो किसानों के तमाम सारे हकों को न केवल मार देते थे बल्कि उनके गलत इंटरप्रिटेशन के साथ उनको सजाएं भी दिलवा देते थे। तो इस तरीके से उन्होंने उसमें भी ब्राह्मणवाद का क्रिटिक किया है। उसको पिछड़ों ने उसको भी नहीं पढ़ा। आपको क्या लगता है कि फुले केवल एक फैशन के तौर पर तो हमारे जीवन में आ गए,
लेकिन उतनी गहराई से क्यों नहीं आ पाए जितनी दलित आंदोलन में वो अपनी एक किताब से आए? देखिए, ये उत्तर भारत की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की त्रासदी है। उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों का आंदोलन मतलब जो था भी, तो जो राजनीति, क्योंकि उसकी जो अल्टीमेट जो होता है वो राजनीति में जाके होता है, और राजनीति में जिन लोगों की तरफ पिछड़ी जातियों के लोग देख रहे हैं आज की दौर पे, उन लोगों का इन आंदोलनों से कोई लेना देना था नहीं। तो अब उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो पिछड़ों की बात करने में समाजवादी पार्टी या ये सब जो लोग आ रहे हैं, जो उनके साथ में जुड़ रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जातियों के एक एक वो लेके आ रहे हैं। इसका जो उत्तर प्रदेश में अगर हम फूले को लाने का श्रेय जाता है नॉर्थ इंडिया में, तो वो जाता है मान्यवर कांशीराम जी को। ये इस पर कोई हमको दो राय नहीं होना चाहिए कि दलित आंदोलन के जरिए महाराष्ट्र में तो फूले अम्बेडकरी आंदोलन बहुत मजबूत रहा है, और दोनों का साथ साथ लोग नाम लेते हैं। लेकिन उत्तर भारत में जो समाजवादी किस्म के लोग थे, उनके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो राम मनोहर लोहिया रहे हैं या जयप्रकाश नारायण रहे हैं। अब जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जो है, दोनों जो है पॉलिटिकल लीडर थे। उनके अपने स्ट्रेंथ थी, उनकी बहुत कमजोरियां भी थी, लेकिन उनके जरिए आप कोई सामाजिक आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते थे। उस वैचारिकी में समस्या है। कहीं पर उन्होंने इतना बड़ा इंट्रोस्पेक्शन, इतना बड़ा कोई फिलॉसफी नहीं दिया है जो 1 इंच भी कोई फूले या पेरियार के थोड़ा भी नज़दीक आती हो। तो आप बिना सामाजिक सांस्कृतिक विकल्प के राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और फिर वो ब्राह्मणवाद के ही चंगुल में फंस रहे हैं। तभी ये मजबूरी होती है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, जो अपने को अम्बेडकरी और अपने को लोहियावादी कहते हैं, उनको परशुराम की ज़रूरत तभी पड़ती है। अगर एक फूलेवादी कोई आंदोलन होता, पेरियारवादी कोई आंदोलन होता या दल होता, वो कभी परशुराम को जो है 10 इंच दूर रखता और पूछता पहले सवाल कि जिस आदमी ने इतने लाख लोगों को मारा हो, वो कैसे किसी का गुरु बन सकता है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल हम नहीं पूछते हैं। ये सवाल तो वो क्षत्रिय लोग भी नहीं पूछ रहे, जिनके नेता आज बोल रहे हैं कि हम भी आपका मंदिर बनाएंगे। उन क्षत्रियों को भी ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे कि 7 पुश्तें ख़त्म करने का दावा जो है वो परशुराम ने किया था। तो भाई ये कोई आदमी अगर बोलेगा कि मैं तुमको सबको ख़त्म कर दूंगा जितने लोग हैं, तो भाई वो कैसे आदर्श हो सकता है, कैसे मॉडल हो सकता है। लेकिन ये हमारी जो ये दल हैं, और इसका सबसे बड़ी त्रासदी है यहीं पर ये कि आप कह रहे हैं कि सब लिटरेचर क्यों नहीं लोग पढ़ रहे हैं। लिटरेचर लोग नहीं पढ़ रहे, नेताओं को पढ़ रहे हैं, उनके ट्वीट पढ़ रहे हैं, लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका साहित्य और आपकी समझ केवल 2-4 नेताओं के भाषण पढ़ने से है और उनके चमचों के जो है टीवी पे भाषण देने से, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुजन समाज की, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, आप बहुजन बोलो ना बोलो, आपका जो लिबरेशन है, आपकी जो आज़ादी है, आपकी जो बदलाव आना है, वो अंबेडकर, फुले, पेरियार को ही पढ़ के आ सकता है, उसके अलावा नहीं आ सकता। ये मैं यहाँ पर इस बात को बड़े खुले तौर पे कहना चाहता हूँ। आप एक पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर की लिटरेचर और उनसे जुड़े हुए तमाम सारे जो व्यक्ति हैं जो बाद में अंबेडकरवादी हुए, उनके अलग अलग तरीके की वैचारिक क्लब्स हैं। फुले को भी आपने काफ़ी हद तक इंटरप्रेट करने की कोशिश की, पेरियार को लगातार आपने किया, उनकी परंपरा को, उनकी परंपरा को ले जाने वाले वीरामणि और बी गीता जैसे तमाम सारे लोगों को। तो फुले, अंबेडकर और पेरियार को आप किस तरीके की परियोजना के तहत इंटरप्रेट कर रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि उत्तर भारत में तो पेरियार को ज़्यादा अच्छे से लाया नहीं गया, और पेरियार का केवल एक पक्ष की जो ईश्वर विरोधी हैं, नास्तिक हैं, इसी को ज़्यादा प्रचारित किया गया। कोई भी आदमी इतना प्रचारित किसी एक वाक्य से नहीं हो सकता। अगर आप भगत सिंह को केवल इसलिए प्रचारित करते कि उन्होंने लिखा मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो भगत सिंह का जो पूरा विचार दर्शन है वो केवल एक आर्टिकल से नहीं आ सकता है। उनका समाजवाद, उनका तर्कवाद, उनका करुणा, उनका वैचारिकी, एक लोकतंत्र में विश्वास, एक बात है। तो ऐसी पेरियार है, तो हम केवल उनको जो है वो एक चीज़ को लेकर, उसी बात को लेकर जो है संघ परिवार पेरियार पे हमला करता है कि भाई इन्होंने हमारे देवताओं का अपमान किया, और उतने में ही बस हो जाता है। पेरियार केवल ब्राह्मणवाद की क्रिटिक करने वाले नहीं थे अकेले,
उन्होंने क्रिटिक की, लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा उन्होंने विकल्प, उनका ज़्यादा फोकस था विकल्प देने में, ज़्यादा फोकस था काम करने में। तो मुझे जो तीनों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगी, और इसमें मैं उस दौर के सारे जो कॉन्टेम्प्रेरीज हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, मैं गांधी को बोलो मैं बहुत क्रिटिक किया हूँ, नेहरू हैं, भगत सिंह हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, जितने भी लोग हैं, मैं ये बात, एक कॉमन थ्रेड उनके बीच में है। कॉमन थ्रेड है कि हर एक ने एक पढ़ा और हर एक ने लिखा और हर एक ने कम्युनिकेट किया, लोगों के साथ जो उनके संबंध थे, बातचीत थी, वो चलती रहती थी लगातार। तो उसके लिए उन्होंने माध्यम बनाए, चाहे मीडिया हो चाहे अखबार हो, यानी कि इंस्टीट्यूशन की क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। गांधी आज जिंदा है तो सरकार के कारण से नहीं है, सरकार उनको मार रही है। जब से गांधी को सरकार ने लेना शुरू किया, गांधी खत्म हो गए। जब से नोटों पे छापना शुरू किया तब से बंद। लेकिन गांधी ने क्योंकि क्रिएट किया इंस्टीट्यूशन, हर जगह पे उनके कुछ ना कुछ 2-4 जगह थी जहां लोग बैठ सकते थे, जहां लोग विचार कर सकते थे। बहुत सारे गांधीवादी जो गांधीवादी पे दृष्टिकोण से अलग भिन्न बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, इनका देखिए कितना बड़ा काम था उस दौर में। उनके काम को मैं आज, क्योंकि लोग जो है हर एक महापुरुष को अपनी सुविधा के अनुसार जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये एक इतना बड़ा खतरा है। अपने अपने जातीय हितों के अनुसार, अपने अपने जो उनको जितना टेंटेड पॉलिटिकल उनकी समझ है उसके हिसाब से। फूले पिछड़ों के नेता थे, फूले माली जाति के थे तो माली जाति में लगा देंगे। तो इससे फूले को क्यों आप इतना छोटा करना चाहते हैं? फूले इतने बड़े फिलोसोफर हैं, इतने बड़े, मतलब फिलोसफी के लिए कोई डॉक्टर लगाना जरूरी नहीं है आपके नाम के आगे। फिलोसफी के लिए आपको हमेशा टाई पहनने की जरूरत नहीं है। जो ये पूरी धारणाएं हैं बाबा साहब को, जो हमने स्टीरियोटाइप किया, और स्टीरियोटाइप करते करते एक मूर्ति तक कुशीनगर के अंदर लगी। जब बाबा साहब दीक्षा ले रहे हैं तो टाई में उनकी मूर्ति लगाई गई थी। तो हमने कहा कि मूर्तिकार को तो कम दिमाग होना चाहिए कि बाबा साहब ने कोई दीक्षा जो है वो टाई पहन के नहीं ली है, और बाबा साहब 24 घंटे टाई और सूट में नहीं रहते थे, वो भी कॉमन लुंगी भी पहन के हमने बाबा साहब को देखा है। जहाँ पर उनको जाना है, अगर उनको कोर्ट में जाना होगा तो लॉ की ड्रेस पहनेंगे, अगर उनको यूनिवर्सिटी में बात करनी होगी तो प्रोफेसर के तौर पे बात करेंगे, वहाँ उनकी ज़रूरत है। लेकिन हमने जो स्टीरियोटाइपिंग की है लोगों की, उससे बहुत से दूसरे लोगों ने जो गांव की जनता के सामने जाने में भी वही टाई सूट उस तरीके से ही जाना चाहते हैं, वो उनको उससे मौका मिल जाता है कि बाबा साहब चाहते थे कि हमेशा मैं 24 घंटे टाई पहनता रहूँ। ये अगर बाबा साहब चाहते थे कि फूले के कम आत्मस्वाभिमानी थे क्या? पेरियार जो थे वो टाई पैंट नहीं पहनते तो क्या उनमें स्वाभिमान नहीं था क्या? उन्होंने जो दाढ़ी अपनी बढ़ाई थी। तो एक तो हम अपने महापुरुषों को या किसी भी व्यक्ति को इस संदर्भ में देख, बाबा साहब ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, बहुत दुनिया भर में गए, नॉलेज लिया, और एक एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति वो थे। लेकिन फूले और पेरियार जो थे वो ग्राउंड से वो भी निकले हुए लोग हैं। तो उनका जो पूरा अनुभव के तौर पे जो उन्होंने लिखा, वो एक बहुत बड़ा खजाना है। हम सब लोगों के बाप दादा जो है वो नहीं हो सकते हैं बहुत पढ़े लिखे, लेकिन कई बार अनुभव भी उनके काम आता है। बाबा साहब ने तो ज़मीन से लेकर के और जो अध्ययन है दोनों को लेकर काम किया। तो वो हमको ये समझाने की ज़रूरत है लोगों को कि देखिए फूले, अंबेडकर, पेरियार जो है वो केवल अपने आप तक सीमित नहीं रहे। बाबा साहब ने अगर इतनी डिग्रियाँ ली तो खाली डिग्री नहीं ली। ये सब बाबा साहब के इतनी डिग्री ली तो मैं भी ले रहा हूँ। भाई तुम्हारी डिग्री किस काम की है जनता के लिए? बाबा साहब अम्बेडकर को हम इसलिए याद नहीं रखते कि उन्होंने 50 डिग्रियाँ ली हैं। हर चीज़, हर शोध उनका एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का है, बिल्कुल अलग किस्म का है। चाहे वो आप स्टेट एंड माइनॉरिटीज ले लीजिए, चाहे आप बुद्धा एंड धम्मा ले लीजिए, चाहे मार्क्स और बुद्धा की एनालिसिस ले लीजिए, हर चीज़ में उनका आपको नया चीज़ मिलेगा। एक भारत के लिए धरोहर है वो। तो आप आज जो कोई पीएचडी कर रहा है, 4 पीएचडी कर दे रहे हैं। हमने 4 पीएचडी कर दी, यहाँ तो पीएचडी बिकती हैं। टीचर साहब बोले कि तुम पीएचडी कर दो, मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो ये इस संदर्भ में मत देखिए कि हमने जो है अपनी विद्वत्ता के जो है झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं है। ये झंडे जो है बाबा साहब को लोग याद करते हैं उनके काम के लिए, और उनका ऐसा लेखन है जो अब लोगों को दिखाई दे रहा है। तब दुनिया को पता चल रहा है कि भाई उन्होंने क्या लिखा, क्या चीज़ था। फूले ने बिना पीएचडी के लिख दिया। फूले ने जो पूरे काम किए वो तो कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आए। उनके तो समझ में कैसा है कि पहला जो स्कूल खोलना चाहिए वो ब्राह्मण महिलाओं के लिए खोलना चाहिए। आखिर ये सवाल हम क्यों नहीं करते हैं? जब हमारी रीच होनी चाहिए तो हर तक पहुंचनी चाहिए ना। पेरियार ने ब्राह्मणवाद का जम के विरोध किया, लेकिन वही राजगोपालाचारी का विरोध करते थे, वो उनके दोस्त भी थे। तो उसमें उनका व्यक्तिगत वो नहीं आया। यानी आप मूर्तियां और मिथक तोड़ रहे हैं। हाँ। माने जो वैचारिकी में मिथक और मूर्तियां हैं वो सबसे घातक हैं जी। आप उनको तोड़ रहे हैं, और वो तोड़ना जरूरी है ताकि व्यवहार जो है साफ हो।
मैं समझता हूँ कि देखिए मुझे नहीं पता कि मैं मूर्ति अभी तक तोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि विचार बहुत महत्वपूर्ण है और जो व्यक्ति विचार के तौर पे मजबूत हैं वो अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं वही पार्टी बदल बदल के जाते रहते हैं इधर से उधर, आज इधर चले गए, आज उधर चले गए, आज उधर चले गए। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रांत को जो है वो फूले अम्बेडकर पेरियार के पूरी विचारधारा से लैस लोगों की ज़रूरत है आज की डेट में। तब वो जो है जो यहाँ पर जो पूरा जो तांडव जो चल रहा है जो ब्राह्मणवाद का या जो इस प्रकार का जातीयवादी शक्तियों का, उसका मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एक साहित्य हमेशा आंदोलन का रिफ्लेक्शन होता है। अभी जो बातें चल रही हैं हम लोगों के बीच में, उसमें यह है कि आंदोलन को अभी ज़्यादा जेन्युइन और ताकतवर लोगों की ज़रूरत है, जिनकी अपनी जो तर्क शक्ति है, जिनकी एक तो बहुत मजबूत हो और उसके साथ साथ उनके एजेंडे स्पष्ट हों और वो उसको लागू करें। लेकिन साहित्य को रिफ्लेक्टिव एक चीज़ के तौर पर जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हिंदी साहित्य ख़ास तौर से जो डॉक्टर अंबेडकर के प्रभाव से आगे बढ़ा, वह अब काफ़ी कमज़ोर सांसें हो गई हैं उसकी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के बारे में कमेंट तो नहीं करूंगा कि वो कैसा है, क्योंकि मैं शुरू के दौर से जो है मैंने प्रयास किया कि जिसका भी साहित्य पढूं वो ओरिजिनल पढूं, और शायद उसी ओरिजिनलिटी के तलाश में मैं जो हूँ अंबेडकर, फूले, पेरियार, उनके लोगों से जो ओरिजिनली उनके साथ काम किए एसोसिएट थे, उनसे मिला और पूरी चीज़ों को लिखा। और मैंने देखा कि अंबेडकरवादी आंदोलन में कम से कम उत्तर भारत में भी जो है एक दौर था जब बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती थी, छोटी बड़ी अलग अलग किस्म की, हर एक अलग अलग लेवल पे काम कर रहे थे। बेसिक उनका जो प्रेमाइस था कि भाई करुणा, तर्क और समता या समतामूलक समाज की स्थापना की बात, जाति का विध्वंस कैसे हो। उस दौर में जब बीएसपी पार्टी उतनी उभरी नहीं थी, उससे पहले के पूरा दौर में, तो अंबेडकरवादी आंदोलन अपने आप में चला, क्योंकि सरकार की उसको कोई प्रेशर नहीं थी, बल्कि एक ज़माना ऐसा था जब लोग पसंद नहीं करते थे कि भाई आप बोलें, कोई ये नहीं बोलता कि अंबेडकरवादी, लेकिन वो चले LR बाली थे, भगवान दास जी थे। और मेरा मतलब मैं अपने को ये मानता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी दिल्ली के अंदर कि मैं जो जितना समझ मेरी विकसित हुई, इसमें भगवान दास जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके पास में जाता था और वो डिस्कस करता था इन सवालों को। NGO के साहब थे जिनको डॉक्टर अंबेडकर ने जो है लंदन भेजा पढ़ने के लिए, और जब भारत आए तो वो सीधे दामोदर घाटी परियोजना के चेयर बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे मतलब मैं मिलता गया और हर एक से कुछ ग्रहण करता गया। और मैंने एक चीज़ देखी कि जितना विचारों से आप लैस होते हैं और जनता से जितना जुड़ते हैं, उतना मतलब आप जैसे बोलते हैं जीवंत रहेंगे, अलाइव रहेंगे। अन्यथा जो है आप जो है या तो अपनी विचारधाराओं के गुलाम बन जाएंगे। एक बार मैंने जो है जब अपना YMCA से कोर्स कर रहा था, तो हमारे जो क्या बोलते हैं जो फाइनल सेरेमनी होता है, उसमें कमलेश्वर आए थे। तो कमलेश्वर ने एक बात बड़ी अच्छी बोली, बाकी तो भाषण उन्होंने दुनिया भर का दिया, पाकिस्तान कितने पाकिस्तान जो उनकी किताब थी, लेकिन एक बात उन्होंने बोली जो मुझे थोड़ा जमी। उन्होंने कहा कि हम लोग को जो है विचारधारा होनी चाहिए हमारी, लेकिन विचारधारा का गुलाम मत बन जाइए आप। जब आप विचारधारा का गुलाम बन जाते हैं तो तब आप जो है किसी को भी जो है मतलब ये हो गया कि आप अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं सकते। फिर आप केवल एक ब्लेम गेम में होते हैं ऑल द टाइम, मैं और तुम। तो मेरे को वो बात इतनी पसंद आई कि मैंने कहा कि भाई किसी भी व्यक्ति को जो है आप उसके एक कोटेशन से मत काउंट कीजिए। जो आज पूरे देश में हो रहा है, एक व्यक्ति के नाम पे एक उसने ये बोला और उस पर फिर UAPA ठोक दो, उस पर फिर टाडा लगा दो, उस पर फिर दूसरा NSA लगा दो, जो भी आपके पास में है, वो एक बहानेबाजी जो हम ईस्ट इंडिया कानून की बात कर रहे हैं उस तरह ऐसी साहित्य में भी हो गया। हम पूरा किसी व्यक्ति को नहीं समझ रहे हैं और उसका जो है एक पोर्शन ले करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कोट करके वो बता देते हैं। तो मुझे मतलब मैं बहुत सारे लेखकों को देख रहा हूँ हिंदी में, मेरे को लगता है क्योंकि हिंदी क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है लेकिन बहुत पढ़ा नहीं लोगों को उतना ज़्यादा जो लेखक हैं। और लेकिन मैं जो उनके फेसबुक और सब चीज़ों से देखता हूँ, बहुत सारे दोस्त भी हमारे हैं, मित्र लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो साहित्य आया वो अपना है,
अपनी कहानी कहने का साहित्य है। और उस पे कुछ कथानक ऐसे हैं जो मतलब आप स्टार्ट करेंगे तो एंड भी आपको पता चल जाएगा, वो सिंपल सी स्टोरी होती है। मुझे लगता है कि अब हर प्रकार के, और उसमें भी जो लोग निकल गए हैं खैर वही लिख सकते हैं, लेकिन अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन लोगों की कहानियाँ भी लिखें जो नहीं पहुंच सकते वहाँ पर। बिल्कुल। और वहाँ पहुँचे से आप यहाँ पर आए हैं आज मलवाबर मुशहर बस्ती में, तो मुशहरों की कहानी हो, डोम की हो, इनसे भी कोई लोग लिखने वाले बने। मेरा ये प्रयास था, अब भी है, मैं अभी भी उनको बोलता हूँ लोगों को, साथियों को। यूपी में मैंने बहुत प्रयास किया कि क्यों नहीं वर्ग और जाति के भी दायरे में जो सबसे हाशिए पे हैं उनको ला करके वो लिखें और उनको बैठाएं, और वो भी कम से कम जो आज के दौर में जो ओपिनियन मेकिंग क्लास जो बनती है वो भी उसमें हिस्सा लेना, क्योंकि ये ओपिनियन मेकिंग क्लास ही सबसे खतरनाक होती है यार। यही डिसाइड करती है सब कुछ कि भैया सही, सत्य, असत्य, परसेप्शन बिल्डिंग कैसे होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि हमारे को जो लिख रहे हैं उनको भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब और बहन जी जो भी आप लोग हैं, कभी कभार सीटें जो है दूसरों के लिए भी खाली छोड़ दिया कीजिए मंच की, और थोड़ी कम से कम 2-4 घंटे सुनने का भी आदत डाल लें। ये 24 घंटे हमारे ही ऊपर माइक हो और हम ही बोलें और हमारा ही नाम अखबार में छपे। कभी 2-4 लोगों को एनकरेज कीजिए, प्रमोट कीजिए, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। ये नहीं है, मैं ये चीज़ को देखना चाहता था लाइफ में। एक्चुअल में जब हमने ये सेंटर बनाया था तो उसका उद्देश्य यही था कि मैं यहाँ भी बोल चुका था कि इसको लेके मैं नहीं जाने वाला हूँ, ये तो आप ही लोगों को हैंड ओवर करूँगा, सब लोगों को मिल करके, महिलाओं के पूरे ग्रुप को। तो हम अपने जाने के बाद कैसे लोग छोड़ जाते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं होता कि मैंने कितना लिखा, हम तो लिख ही रहे हैं, लिखेंगे। और लिखने के लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई टैग लाइन की ज़रूरत नहीं है, कोई कि मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा या मेरे को फ्रंट लाइन ने छापा। मेरे तो खुशी ये कह सकता हूँ कि मैं यंग एज में सब जगह छप चुका था, लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी कोशिश नहीं किया जा कर कि भाई मैं फलाने संपादक जी से मिलूँ, भाई साहब आप हमारा लेख छाप दीजिए, और कब छापेंगे, और फिर 6-10 महीने इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि दूसरों को आप प्रमोट कीजिए, नए लोगों को लाएं, और वो जातियां जो सबसे हाशिए पर रह गई हैं उनको ब्लेम करना छोड़ दीजिए। अब जो ये उनको आरोप लगाते हैं कि आप नहीं आए, आपने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, आपने फूले को नहीं पढ़ा, भाई आपने कितने प्रयास किए? जब बड़े लोगों ने नहीं पढ़ा उनको तो ब्लेम कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है। गरीब आदमी को तो अभी उसको केवल हमारे लेक्चर की ज़रूरत नहीं होती, उसको थोड़ा सी हमारे सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो शायद यही मैं कहना चाहूँगा कि आंदोलन में है, क्रिटिक होनी चाहिए, सुनने की आदत पड़नी चाहिए। और अगर हमसे मतभेद भी हैं, हम कोई फाइनल ट्रूथ नहीं बोल रहे हैं, कोई अंतिम सत्य नहीं बोल रहे हैं, हमसे आप मतभेद भी रख सकते हैं, तो मतभेद रखिए, डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के एक ओपिनियन मत बना दीजिए किसी को लेकर के कि भाई फलाना जो है वो दूसरी विरोधी शक्तियों से मिल गया, या इससे हो गया, या वो इनका विरोधी है, उसका विरोधी है। जो एकदम पे लेवलिंग जो कर लेते हैं हम लोग, वो खतरनाक है। और ये ग्रुपिज्म जो है साहित्य में, देखिए साहित्यकार मेरे हिसाब से साहित्य के कोई क्लब नहीं होते। मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि साहित्य का कोई क्लब नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आपकी सीमाएं अनंत हैं। आपको किसी सीमाओं में, चाहे पार्टी हो, चाहे देश काल हो, चाहे समाज हो, उसमें बांधा नहीं जा सकता। और जो बंध गया तो वो अपने को किस प्रकार का साहित्यकार का टैग लगा सकते हो, फिर लगाइए। मेरे को कोई बोलता था, मैं बोलता मेरे को आप साहित्यकार बोलो ना बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूँ, वैसा रहूँगा, लिखता रहूँगा जैसा जब, और वो उससे आप असहमत हो सकते हैं और सहमत हो सकते हैं। ये बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक आपका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या भाई दूसरे सेशन के लिए। और अब हम आगे एक सेशन और करेंगे, बातचीत करेंगे विद्या भाई की अपनी जो साहित्यिक अभिरुचि है उसका विकास उन्होंने किस तरीके से किया, और वो खुद क्या क्या लिखते रहे, कैसे कैसे लिखते रहे। तो अभी दूसरे सेशन के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।